अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। इसको धन्यवाद आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन ए प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। सर आपने देखा ही अमेरिका ने क्या किया है अभी कुछ दिन पहले ही, जिस तरीके से प्रेसिडेंट को उठा के ले गए कंट्री के, और अब बात ये की जा रही है कि क्या ईरान की तरफ भी ऐसा ही होगा। ईरान की तरफ से बहरहाल एक स्टेटमेंट आया है कि अगर इसराइल या अमेरिका ने उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो वो उसका जवाब देंगे। क्या लग रहा है सर आपको फ्यूचर इनका? बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज मॉर्निंग में डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया है। ही सेज दैट ही डज नॉट केयर फॉर इंटरनेशनल लॉ। वो कोई इसको लॉ को मानते नहीं है। वो जो उनको मॉरली सही लगता है वो करेंगे, एंड ही मीन्स नो हार्म टू पीपल। तो स्टेटमेंट्स में डायकोटमी है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, एक दूसरे कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स है ये। एक तो आप इसको हमला भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, और फिर आप बोल रहे हैं कि हार्म नहीं हो रहा। अब 40 लोगों को मार दिया आपने वेनेजुला में, जितने भी बॉडीगार्ड्स थे 32, तो आप क्यूबन बॉडीगार्ड्स थे उनको मार दिया आपने। तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं दैट नो हार्म टू पीपल? और जो गजा में हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इसको वहां पे भी हार्म हो रहा है, वो भी इसको यूएस एक्चुअली सपोर्ट कर रहा था उसको। तो अब ये जो ईरान की प्रॉब्लम है, ये ट्रम्प के रडार में है। और जो लोग ये समझते हैं कि ईरान के अगेंस्ट एक्शन नहीं होगा, आई थिंक वो एक गलत फहमी में जी रहे हैं। बिकॉज जो मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ सिचुएशन ईरान में क्या हो रही है, जिस तरीके से सीआईए काम करता है, सीआईए का तरीका क्या है, एक देश को एक कब्जा करना या उसकी हुकूमत को बदलना, जिसको हम रिजाइम चेंज बोलते हैं। पहला तरीका होता है कि वो वहां पे सैंक्शन लगा देते हैं। सैंक्शन ऐसे लगा देते हैं कि प्राइसेस आपकी बढ़ जाती हैं, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, आपके लोगों को तकलीफ होने लग जाती है, और आपके पास रेवेन्यू, जो आपके पास पैसा है अपने लोगों को डेवलपमेंट इसको देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, आपको कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ईरान पे सेक्शन लगे तो जो उसकी जो करेंसी है रियाल, that has come down by 56% in 6 months. दूसरा, द फूड प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 72%। पानी की वैसे ही किल्लत है ईरान में, बिकॉज पानी तो आपको आप जानते हैं कि उसको राशन होता है वहां पे। और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे कि दूध हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, इस टाइप का, ये 6 गुना इनकी प्राइसेस बढ़ी। तो इसीलिए जो आपने एक चिंगारी तो लगा दी, अब नेक्स्ट एक्शन आपका क्या था? अब आपने जो सैंक्शन लगा दिए, काफी साल से लगे हुए हैं, और जूझ ईरान की आपने जो फंड्स हैं, जो फॉरेन बैंक्स में, उनको भी आपने सील कर दिया। फिर आपने क्या किया कि जो भी एक दोस्त थे ईरान के, वो आपने उनको दुश्मन बना दिए। मीन्स के आपने इसको वहां पे ऐसा इसको बदलाव लाए कि वो अभी आपके दोस्त नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ सीरिया। असाद के टाइम पे बड़े अच्छे उसको रिलेशन थे। ईरान अपना जो प्रॉक्सी, अपना हजबुल्ला को, उसको वहां से लॉजिस्टिक्स अपना पूरा जाता था लेबनान में। वहां पे रिजाइम चेंज आपने सीरिया में कर दिया। अब वहां पे पूरा हजबुल्ला की ताकत आपने खत्म कर दी। दूसरा झटका अभी लग गया उसको वेनेजुला में, बिकॉज वेनेजुला में वहां पे ईरान का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और खास तौर पे हजबुल्ला के 6 वहां पे ट्रेनिंग कैंप्स थे, और काफी सालों से थे, और वहां पे ड्रोन वगैरह वो सारी चीजें उनको सप्लाई होती। तो एक एक हजबुल्ला का बेस था वेनेजुला में। अब यूएस के इस एक्शन के बाद आपका ईरान को उसको वहां पे झटका लग गया, और जहां जहां पे इसके प्रॉक्सीज काम कर रहे थे,
आपने इसको हमास को खत्म कर दिया, तो आपके इनकी जो ताकत है ईरान की, जो एक्चुअल ताकत है, वो इनकी प्रॉक्सी से इनको ताकत मिलती थी, इंपॉर्टेंस जो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में, तो आपने इनकी एक तो ताकत को कम कर दिया। दूसरा, ये जो आपकी चिंगारी है, स्टार्ट हुई थी तेहरान में, शॉपकीपर्स ने आंदोलन किया था, बिकॉज आपने टैक्सेस लगाए और जो प्राइसेस आपकी बढ़ रही हैं, इसको शॉपकीपर्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो ग्रैंड बाजार में तेहरान में ये एजिटेशन स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद ये फैला इस तरीके से कि 31 प्रोविंसेस है ईरान में आज, और 17 प्रोविंसेस में 7 दिन के अंदर ही पूरा आंदोलन आपका फैल गया। और आज 36 लोग से ज्यादा, ये तो ऑफिशियल फिगर है, जो इसको रिपब्लिकन गार्ड है ईरान का, बिकॉज वो कंट्रोल करता है सारे इंटरनल सिचुएशन ईरान की, 36 से ज्यादा लोग इसको मारे गए ईरान में। ये जो एजिटेशन आज भी, कल की भी न्यूज है, मैं इसको अल जजीरा में भी मैं एक्चुअली पढ़ रहा था इस न्यूज को, कि वहां पे काफी ये एजिटेशन और रेवोल्यूशन काइंड ऑफ चीज आपकी चल पड़ी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, मोर देन 60% ईरान की पॉपुलेशन जो है वो 30-35 साल से कम है। तो जहां पर भी हमने देखा ये एजिटेशन हुई है, बांग्लादेश में भी हम बोलते हैं जेनजी ने किया, नेपाल में भी बोलते हैं हम जेनजी ने किया, तो अब ये ईरान में हो रहा है। इसका मतलब आप एक साफ यूनाइटेड स्टेट्स का एक फुटप्रिंट आप देख रहे हैं। और इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होता है जब यूनाइटेड स्टेट्स का, जब इस तरीके का आप इसको देखते हैं, लोगों में अनरेस्ट हो गया, खुमेनी के अगेंस्ट लोग जाने लगे, बिकॉज ईरान में, और अगर आप इसको ईरान को स्टडी करें तो इसको आप दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए, रूरल और आपका अर्बन। रूरल में अभी भी खुमेनी की जो इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है, जिस तरीके के लोग वहाँ हिजाब वगैरह उस टाइप का वो मानते हैं, बट ये जो अर्बन एरियाज में है, जो ये लोग हैं, ये इनकी एक तो यंग लोग हैं, और ये अपना हिजाब वगैरह इस चीज में ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। इनको इसको डिजिटल एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है, और ये इसको देखते हैं कि बाकी बाकी ये कंट्रीज में क्या हो रहा है, तो ग्लोबल कल्चर से भी अफेक्टेड है ये लोग। सऊदी अरेबिया का भी एग्जांपल लोग लेते हैं कि मुस्लिम कंट्री है, उसको वहां पे इतना ओपननेस है और हमारे यहाँ पे नहीं है। तो इस टाइप की फॉल्ट लाइंस को यूएस ने एक्सप्लॉइट किया है। तो अभी जो नेक्स्ट एक्शन मुझे ऐसा लगता है, कोई मोसाड और इसको सीआईए अभी मिलके काम कर रहे हैं इसके लिए, इसके ऊपर एक्चुअली दोनों मिलके काम कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते इसको नेतन्याहू भी इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिले हैं, और इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड आपका डिस्कशन हुआ है। तो इसको मुझे ऐसे लगता है कि कुछ देर बाद कोई ना कोई आप एक एक्शन देखेंगे जिसमें खोमेनी को निकाला जाएगा वहां से। और अभी भी मैं ये आज की न्यूज भी इसको देख रहा था, एक क्राउन प्रिंस है वहां पे जो बाहर रहते हैं, एक मिनट उनका नाम मैं इसको देख लेता हूँ, नाम याद नहीं आ रहा, वो जो रेजा पहलवी, तो ये जो ये क्राउन प्रिंस है, इनको भी कल्टीवेट किया जा रहा है। तो अभी वो बोलते हैं कि आई एम नॉट रेडी एंड ऑल, अब इनको भी कल्टीवेट किया जा रहा है कि किस तरीके से इनको इसको लेके आए इसको ईरान में, और इनको खुमेनी की जगह एक्चुअली बिठा दें, और इसको बाकी भी विद इन द खुमेनी जो जो उसका सर्कल है, वो जो उसको पर्ज करना या जो उसको इन्फिल्ट्रेट करना ट्रम्प के लिए एक बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज इट्स नॉट वेनेजुला। ये ईरान जो एक ऐसा एक
इस सिविलाइजेशनल सोसाइटी या एक बहुत पुराना इसको सिविलाइजेशन है। और शाह ऑफ ईरान की टाइप की जो वहाँ पे आज यहाँ पे सिचुएशन नहीं है जो 1979 से पहले थी। तो मुझे ये लगता है कि इतना आसान नहीं होगा इसको पर्च करना, इसीलिए ये जो अनरेस्ट इस टाइप की चीजें एक्चुअली फैलाई जा रही कि लोग ही रिवोल्ट करें, बिकॉज अमेरिका तभी एक्शन लेगा जब उसको एक उसको लगेगा कि इसको लोगों को चेंज चाहिए और एक कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जो टेक ओवर कर सके। देखिए आप कोई भी रिजाइम अगर चेंज करते हैं तो लोगों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए वो फेस। जैसे कि मोहम्मद यूनुस को अगर आप बांग्लादेश लेके आए तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और इसीलिए ये चेंज आपका सक्सेसफुल हुआ। तो जब भी हम इस तरीके के जो आपके रिजाइम चेंज, अमेरिका ने 1947 और 2005 के बीच में 70 रिजाइम चेंज किए, तो दे आर एक्सपर्ट्स। तो इसको लड़ाई से वो जानते हासिल नहीं होगा। क्या होगा अगर इस यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, ईरान तो इसको इजराइल के ऊपर अटैक कर देगा, तो इस इजराइल प्रिपेयर्ड बिकॉज उसके पास इतनी मिसाइल्स हैं आज इस ईरान के पास कि वो इसको इजराइल में तहस नहस कर देगा। और 12 दिन की जब आप इसकी लड़ाई भी स्टडी करें, ईरान इजराइल की लड़ाई भी स्टडी करें, तो इसको सीज फायर किसने मांगा था? इजराइल ने मांगा, बिकॉज उसके पास इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए थे, उसका नुकसान होने लग गया था। टेल अवीव में इतनी सारी बिल्डिंग्स को नष्ट किया था, लोग मारे गए। तो इजराइल भी जानता है कि एक लड़ाई में इसको इजराइल के ऊपर भी बहुत नुकसान होगा। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि आपको नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के पास एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ चुकी है, जो बहुत कम लोग इसका जिक्र कर रहे हैं। सर डिक्लेयर नहीं किया अभी तक, अनाउंस नहीं की गई। इनके पास जो आपके ओपन सोर्सेज की इंफॉर्मेशन मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज मुझे कोई अंदर की नॉलेज ज्यादा नहीं है कि भाई इनकी इसका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कहाँ तक पहुंची है, बिकॉज किसी को नहीं पता चलेगा। ये ओपन सोर्सेज के हिसाब से 60% इसकी एनरिचमेंट इनकी यूरेनियम की हो चुकी है। अराउंड 85 to 90% आप एनरिचमेंट से आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब अपना बना सकते हैं। तो जो स्टॉक पाइल्स है इनके पास या जो रॉ मटेरियल है यूरेनियम का, वो ये बताता है कि जिस दिन ईरान चाहेगा वो कुछ 5 से 6 न्यूक्लियर बॉम्ब 15-20 दिन में बना पाएगा। और अगर 12 दिन की लड़ाई में आपने इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मारा और आपने कुछ इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी नष्ट किया, बट मेरी असेसमेंट ये है कि ये एक टेम्परेरी सेटबैक आपने ईरान को दिया, परमानेंट सेटबैक नहीं दिया। दूसरा, नॉर्थ कोरिया ने एक ईरान को एक इनविटेशन दिया है कि उनको न्योता दिया है कि आप इसको यहाँ पे आके अपनी जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब है आप इसको हमारे देश में आके बनाओ और हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ देर पहले 4 रशियन एयरक्राफ्ट बेलारूस से इसको लैंड किए हैं ईरान में, और उसमें जो काफी इक्विपमेंट आया है। अब हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब भी आ गया हो, उसमें कुछ भी आ सकता है, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन अमेरिका इज ऑल्सो ट्राइंग टू मॉनिटर के रशिया से क्या इनके पास पहुंचा है। और इसीलिए आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प एक प्रीमेच्योर उनका एक्शन मैं मानूंगा अगर वो ईरान पे हमला करेंगे, बिकॉज अभी मेरी असेसमेंट में नहीं लगता कि ईरान पे हमला होगा इन द रिसेंट टाइम्स। और ये जो एजिटेशन है ईरान की, इसको और हवा दी जाएगी, इसको और इसको इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि ईरान मजबूर हो जाएगा फायर करे, लोगों को मारे। आज भी आई थिंक
कल भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप अपने लोगों को मारेंगे तो हम इंटरवीन करेंगे। तो वो एक ग्राउंड बना रहे हैं वर्ल्ड ओपिनियन के लिए कि ईरान के जो आपकी हुकूमत है वो अपने लोगों को मार रही है, इसलिए हम गए वहां पे। तो ये पॉसिबिलिटी आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं, बट अगर ये होता है तो आई थिंक ये पूरे वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स को हिला देगा, बिकॉज आप जानते हैं सप्लाई चेन रूट्स सारे वहीं से जाते हैं। आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, आपका रेड सी का एरिया हो गया, सारे एरियाज आपके एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को ये जो एक्शन है ये आपको शेकअप करेगा। सर ऐसा ही लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ सर ट्रम्प जो हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो ये कि उनके पास पूरी तरीके से राइट्स है, वो किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी जो है वो अमेरिका से चल रही हैं। आपके ख्याल से कोई बड़ी कंट्री उनको रोकने के लिए नहीं आगे बढ़ेगी या कोई रिप्लाई नहीं आएगा और ट्रम्प इसी तरीके से जहां मर्जी आएगी वहां पर अटैक कर देंगे? देखिए, जब जो हमने अभी इसको रिसेंटली देखा वेनेजुएला में, कौन आया उनको बचाने के लिए? चाइना भी जो उसको इतनी उसको मदद अपना कर रहा था, रशिया भी मदद कर रहा था। ये ये जितनी भी कंट्रीज है ना, ये आपकी लड़ाई में नहीं पड़ेंगी। ये आप इनसे हथियार ले लो या आपसे इस टाइप की मदद ले लो, वो देने के लिए तैयार है, बट आपको अपनी लड़ाई अपना खुद ही लड़नी पड़ेगी। और इसको मुझे लगता है ईरान में भी जब अगर ऐसा होता है, और अभी हम ग्रीनलैंड में भी सुन रहे हैं कि ट्रम्प ये इसको टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। और इस ग्रीनलैंड में लोग कितने हैं? 59,000 तो पॉपुलेशन है उस कंट्री की। तो उसको वहां पे तो लोग ही नहीं है, तो वो तो बहुत आसान होगा उसको टेक ओवर करना। और वो ऑलरेडी ग्राउंड बना रहा है ग्रीनलैंड में, और उससे रशिया चाइना बहुत इफेक्ट होता है। पूरा आर्कटिक सी आपका जो आज रशिया डोमिनेट कर रहा है, फिर उसके बाद अमेरिका आ जाएगा बीच में, डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो जो इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी, बिकॉज रशिया चाइना नॉर्थ कोरिया ये 3 कंट्रीज हैं जो आज यूनाइटेड स्टेट्स को एक थ्रेट अपना दे सकती हैं। तो उसको मुझे लगता है कि कोई भी इनमें से इस लड़ाई में नहीं पड़ने वाला है। और इसको ईरान को अपनी लड़ाई अपना खुद ही लड़नी पड़ेगी। हमने इसको 12 दिन में भी देख लिया कि कौन सा देश आया था उस टाइम पे उसकी हेल्प करने के लिए। जब अमेरिका ने इसको अटैक किया था ईरान पे, कौन से देश ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया उसके बाद? बिकॉज रशिया के पास तो कैपेबिलिटी है और उसके पास मिसाइल्स हैं जो इसको यूएस तक पहुंच सकती हैं, और चाइना के पास भी मिसाइल्स हैं जो इसको यूएस तक पहुंच सकते हैं, गुआम आइलैंड्स तक जा सकती हैं। तो और नॉर्थ कोरिया से भी लॉन्च हो सकती हैं, बिकॉज नॉर्थ कोरिया इज द क्लोजेस्ट टू अमेरिका। तो इसको कुछ नहीं हुआ और ना ही होने वाला है। और इसीलिए ट्रम्प को इससे बहुत वो मिलता है, एक एक कॉन्फिडेंस मिलता है, या आप उसको इसको बोल लीजिए कि वो समझता है कि अगर मैं कोई भी ऐसा एक्शन लूंगा मुझे रोकने वाला कोई नहीं। तो एक डेटरेंस जिसको हम बोलते हैं ना, वो डेटरेंस दिखाई नहीं दे रहा। अगर आज इस ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन होता, एक ऑप्शन होता, तो शायद अमेरिका 2 बार सोचता उस पे हमला करने के लिए। बट अभी चांसेस है कि ईरान के पास नहीं है। तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटेलिजेंस मुझे लगता है कि ईरान वनरेबल हो जाता। बिल्कुल, लेकिन सर लास्ट में मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अमेरिका और ईरान या वेनेजुएला जहाँ पर भी अमेरिका अटैक कर रहा है या अटैक करने का सोच रहा है, तो जिन कंट्रीज़ पे नहीं कर रहा, क्या उनको भी कोई फ़र्क पड़ रहा है? उनको वो भी कोई इफ़ेक्ट हो रही है इस तमाम सिचुएशन से? और दूसरा ये कि लोग कई बार लोग कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड वॉर जो है वो भी शुरू हो सकती है अगर यही हालात रहे। देखिए, आज ट्रम्प की एक और स्टेटमेंट है जिसको आपको गौर करना पड़ेगा। वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नेटो। हुँ। ग्रीनलैंड को अगर मैं ऑक्यूपाई कर दूंगा और अगर नेटो टूटता है तो टूटे, इसे आई एम नॉट बॉदर्ड। इस आई एम ओनली बॉदर्ड इन मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। तो जब सोच इस तरीके की है, बाकी देशों की सोच पे फर्क पड़ेगा, उनकी साइक पे उसको फर्क पड़ेगा कि अमेरिका से पंगे नहीं लिए जा सकते।
बिकॉज अगर इस टाइप का सरफिरा आदमी, मैं एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक सरफिरा आदमी अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट है तो वो 500% सैंक्शन, देखिए एक एक मजाक है, आप एक देश को आप थ्रेटन कर रहे हो कि हम आपके ऊपर 500% लगा दें। 500% का मतलब है कि दे कैन बी नो ट्रेड, बिकॉज कौन 500% टैरिफ देगा, मुझे बताइए। ट्रू। सो यू आर स्टॉप दैट ट्रेड, बट ऑफ कोर्स ही मे नॉट इम्प्लीमेंटेड, ये उसकी धमकी हो सकती है, बट ये इसकी सोच दिखाता है। और इसीलिए बाकी ये कंट्रीज भी अभी बहुत केयरफुल हो जाएंगी कि किसके साथ बात इसको करनी है। ट्रंप को बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं रशिया के साथ बात करूं, अगर मैं चाइना के साथ बात करूं, तो ट्रंप को बुरा तो नहीं लगेगा। तो इस टाइप का है। बट आई मस्ट से कि पाकिस्तान तो इसको दोनों के साथ मैनेज बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। नहीं सर, पाकिस्तान अगर इसी यही मैनेज करने का तरीका रहा तो सर फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। वो जैसे कहते हैं ना, नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। तो बाद में जब अमेरिका में ट्रम्प चला जाएगा तब क्या होगा, क्योंकि हम पहले ही 20 साल जो अमेरिका का साथ देते रहे अफगानिस्तान में, उसको आज तक भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर जी। एक कहावत है ना, इट इज better to have America as your enemy rather than your friend. ऐसा ही है सर, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो लोग कंट्रोल रखते हैं अपने हाथ में, वो इस चीज को या तो समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सर, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।